अपनी एक कंफर्टेबल जॉब को छोड़ के फिर आप सोचते हो कि नहीं, मुझे और अच्छी कंपनी के लिए ट्राई करना है, तो वो क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था आपका अपार्ट फ्रॉम फियर और रिस्क आप एक ले लेते तो? मेरे पास ऑप्शंस कुछ बचा नहीं था अभी ओके। स्विच करने के अलावा। किसने आपको हेल्प करी, किसने मेंटोर करा, और मतलब रोड मैप कैसे पता चला आपको कि कैसे होगा वो चीज़? अभी प्रिपरेशन का बात ऐसा है। जैसे आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस था जब आप स्विच कर रहे थे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए, तो फिर वो हाइक के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करा अपने आप को? और वो मतलब अगर आप इसमें पॉइंट बाय पॉइंट बता सको कि वो क्या पॉजिटिव चीज़ें आपने करी जिससे आपको हेल्प मिली? पहले जो भी मिलता है वो लेके पहले नोटिस पीरियड पे आ जाओ। मेरे पास आपका रिज्यूमे है तो मुझे पता है कि आप सर्विस बेस्ड कंपनी से आए हो और आपकी वहाँ पे लेट्स से 6 टू 8 एलपीए थी, और अब मुझे पता है कि मैं आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऑफर करूँगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो कर लोगे। तो लेट्स से मैंने बोला कि हम आपको 14 एलपीए दे सकते हैं, तो आप फिर किस तरह से अप्रोच करोगे उसको कि नहीं 18 टू 22 ये होती है? तो क्या अप्रोच रहती है, किस तरह से ये कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए? ये लोग मेरे को रिमोट जॉब ऑफर कर रहे हैं, ऐसा करके फिर आप थोड़ा और इंक्रीमेंट ले सकते हो। अगर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहा है तो रेज्यूमे में क्या फॉर्मेट होना चाहिए उसके लिए? इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बाद आप हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे आपको पता है कि अप्रेजल मंथ आने वाले हैं और लोग इस टाइप की वीडियो सर्च कर रहे हैं कि भाई हाइक कैसे हम ले सकते हैं अपनी करंट जॉब में, या फिर हो सकता है कि आप स्विच करने का सोच रहे हो और एक स्ट्रैटेजी वीडियो ढूंढ रहे हो और ढूंढते ढूंढते इस वीडियो तक आ गए हो कि एग्जैक्ट वो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो क्या रोड मैप होना चाहिए कि हम भी एक अच्छी हाइक ले सकें। सो उसी के ऊपर हम एक वीडियो लेकर आए हैं। सो टुडे वी हैव पिंटू पॉल, currently working as a data engineer at Amazon. उनके एक्सपीरियंसेस से हम जानेंगे कि कैसे हम भी एक अच्छी हाइक ले सकते हैं, और अगर हमें स्विच करना है एक अच्छे पैकेज पे तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सो वेलकम पिंटू टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू स्वाति, thank you for inviting me on your platform. I am really excited to our conversation today, and I really hope that my journey and my experiences help your audience. ओके, अच्छा ये थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक है कि जैसे आपका नाम पिंटू पॉल है, तो मतलब जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे पूछते हैं लोग कि ये आपका निकनेम है या फिर रियल नेम, डॉक्यूमेंट्स में पिंटू ही है आपका नहीं, नाम? इंटरव्यूज में तो पूछा नहीं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद काफी लोगों ने पूछा। ओके, अच्छा आप वेस्ट बंगाल से हो तो वहाँ पे क्योंकि ये मुझे लगता है काफ़ी रेयर होगा ये नाम, कि नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा लोग बोलते हैं, जैसे पिंटू नाम रख देते हैं इस टाइप से, तो ये किसने रखा मतलब नाम? नहीं, रेयर नहीं है, मैं भी काफी लोगों को जानता हूँ जिनका नाम पिंटू है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो मतलब प्रोफेशनली आपने इस तरह कुछ फेस नहीं किया आफ्टर, मतलब जब आपको ऑफर लेटर मिल जाते हैं हाँ। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि ये आपका निकनेम है कि नहीं? हाँ। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर टाइप दे देती हूँ कि जैसे पिंटू वेस्ट बंगाल से है तो हो सकता है हम कि हिंदी आपको थोड़ी सी लगे कि डिफरेंट है, तो आप थोड़ा माइंड मत करना कि भाई हिंदी थोड़ी डिफरेंट लग रही है आपको, तो बट आई एम श्योर आप पूरा ट्राई कर रहे हो कि आप, जैसे हमारे पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं, तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हो। ऐसे नहीं कि पूरा हिंदी में करना है, इंग्लिश में भी आप उसको कॉन्वर्जेशन कर सकते हो, नो इश्यूज। अच्छा, जैसे टाइटल में सब में आपने पढ़ा होगा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि अप्रॉक्स 200% हाइक आपको कैसे मिली, तो उसी जर्नी के ऊपर ही हम पहले बात कर लेते हैं कि कॉलेज में जैसे आपने बीटेक करी है पावर इंजीनियरिंग से, तो वहां से आप फिर डेटा इंजीनियरिंग तक कैसे पहुंच गए और फिर ये आपकी हाइक इतना आपने ले लिया, तो वो कैसे पूरी जर्नी रही आपकी, इस पे बात करते हैं। सो पावर इंजीनियरिंग से डेटा इंजीनियर, पर्टिकुलरली डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में जाना, ये पहले से डिफाइन नहीं था एक्चुअली। तो जब हम लोग ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर के एंड में थे, तभी एक्चुअल प्लेसमेंट सिनेरियो पता चला सीनियर्स का कि कैसे कंपनीज आ रही है, कैसे पैकेजेस हो रहा है। तो तभी ये टेक और नॉन टेक का डिफरेंस समझ में आया। तो तब जाके लगा कि टेक में ट्राई करते हैं। तो तब चालू किया प्रिपरेशन। तो नॉर्मल जैसे डीएसए, एसक्यूएल प्रोजेक्ट्स, वो सभी करते रहा जैसे होता है नॉर्मल। उस टाइम पे पर्टिकुलर डेटा इंजीनियरिंग का आइडिया नहीं था, लेकिन जब प्लेसमेंट सीजन चालू हुआ तो काफ़ी कंपनीज आए, काफ़ी में बैठे, लेकिन अल्टीमेटली जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग आगे बढ़ा वो डेलॉयट आया था ऑन कैंपसिंग में अपना कॉलेज में। तो ये डेलॉयट पर्टिकुलरली क्लाउड इंजीनियरिंग रोल के लिए आया था। तो उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन था वो डेटा इंजीनियरिंग से अलाइन था। तो तब जाके उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किए, क्लाउड टूल्स कुछ, ए डब्ल्यू एस, एजूर, ये सब का। और साथ में बाकी पाइथन, एसक्यूएल, डीएस है, वो सब भी था ही इसमें। तो इसी तरह बेसिकली डेटा इंजीनियरिंग की तरफ मूव हुआ। बाकी जो प्रिपरेशन का बात है वो नॉर्मल जैसे डीएस, एसक्यूएल प्रोजेक्ट्स, ये सब भी था कॉलेज में।
ये अलग से कुछ था नहीं, लेकिन डेलॉयट में ज्वाइन करने के बाद ये डेटा इंजीनियरिंग क्या है एक्चुअली, कैसे काम होता है, वो सब चीज़ें समझ में आया। ओके, और ये सब आपने सेल्फ लर्निंग के थ्रू ही किया था या आपके बीटेक में सब कुछ आपको पढ़ाया जा रहा था, एसक्यूएल हो गया, जो भी लैंग्वेजेस रिक्वायर होती हैं इस करियर में जाने के लिए? तो ये सब एक्चुअली बीटेक डिग्री का पार्ट नहीं था, लेकिन कॉलेज में काफ़ी सीनियर्स थे जो लोग कर रहे थे। हमारे लोग का कैंपस में आईटी फिर आईटी ब्रांचेस भी था, तो हॉस्टल में सभी लोग एक साथ ही रहते थे। तो उन लोग भी क्या काम कर रहे, क्या पढ़ाई कर रहे, वो उसका भी आइडिया हम लोग को था। तो उन लोग से बात करके और सीनियर से भी गाइडेंस था, तो उससे पता चल गया कि क्या करना है। वही एक्चुअली बात है कि रिसोर्सेस और अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, क्या पढ़ना है, नहीं तो कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसी में ही ज़्यादा टाइम चला जाता है, लोग प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो अगर उसका आइडिया है कि कहाँ से करना है, क्या करना है, कितना करना है, तो शायद इजी हो सकता है। ये बात तो सही है। अच्छा, उसके बाद फिर कैसे आगे पूरी आपकी जर्नी रही? आपने डिलॉयट में करा, उसके बाद आपको पता चला एक्चुअल डेटा इंजीनियरिंग में क्या काम होता है, किस तरह से क्या-क्या सीखने को मिला आपको वहाँ पे? फिर वहाँ पे करंट पैकेज अगर आप बता सकते हो, एंड देन कैसे आप वो स्विच वाला और जो हाइक वाला हमने बात करी ट्रेलर में भी, कि वो हाइक का आपने कैसे सोचा और कैसे प्रिपेयर करा अपने आप को? तो डेलॉयट में ज्वाइन करने के बाद जो पहला जो प्रोजेक्ट मिला था वो सपोर्ट का था, ठीक है। तो सपोर्ट का होने की वजह से डेवलपमेंटल पार्ट था नहीं, प्री डिफाइंड कुछ काम था, ये करना है, उसको ही करते जा रहे थे। तो एक्चुअल डेवलपमेंटल आइडिया नहीं आ रहा था, तो इंटरेस्ट भी ऐसे बन नहीं रहा था। लेकिन धीरे धीरे शुरू में मैं ट्राई किया था स्विच करने के लिए, डोमेन स्विच करने के लिए डेलॉयट में ही। लेकिन फिर जब 2-3 महीने बाद जब काम समझ में आया कि एक्चुअली काम है क्या, तब इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है। और बाकी जो मतलब प्रोजेक्ट में जो सीनियर्स थे, प्रोजेक्ट के ही सीनियर्स, जो लोग ने एक्चुअली वो डेवलपमेंट किया था, जिसका सपोर्ट हम लोग अभी कर रहे थे, तो उन लोग से बात करके पता चला कि एक्चुअली वो लोग कैसे कर रहे थे, क्या डेवलपमेंटल किया था एक्टिविटी। तब जाके इंटरेस्ट आने लगा। तब जाके मैंने अलग से अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट, मैंने उन लोग से बात करके उन लोग का काम समझना चालू किया, काम को सीखना चालू किया। तो ऐसे करके डेटा इंजीनियरिंग में फाइनली इंटरेस्ट आया। लेकिन क्योंकि ये सर्विस बेस्ड कंपनी था, तो इतना आसानी से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट मिलने वाला नहीं था, ठीक है। तो काफ़ी महीने भी बीत गए, अंडरस्टैंडिंग भी मेरे को मिल गया, लेकिन वही बात सता रहा था कि इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जा पा रहे, फिर भी सपोर्ट में ही रह जा रहे। एक बीच में एक डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिला था, लेकिन वो कुछ महीने चलने के बाद वो भी बंद हो गया, तो फिर से सपोर्ट में चले गए। तो वही डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, इसी इसी बात ने मेरे को ट्रिगर किया कि अभी चेंज करते हैं, नहीं तो ज़्यादा दिन इधर रहेंगे तो ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अभी तक का जितना सीखने का था सपोर्ट में से लोगों से बात करके हो गया, लेकिन अभी इससे आगे कुछ हो नहीं रहा, एक ही चीज़ वो रेगुलर हो रहा है। तो तब मैंने चालू किया स्विच करने का। तो दो ट्रिगर पॉइंट था, एक तो वो सीखने का था, और दूसरा जो नंबर है सैलरी का वो तो है ही। वो तो होता ही है। तो इसीलिए बेसिकली चालू किया अभी प्रिपरेशन मैंने उसके बाद। अच्छा, ये जैसे माइंडसेट होता है कि आप एक कंफर्टेबल जॉब में हो, आपको सब कुछ जैसे आपने बताया कि सेम हो रहा था, तो आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे कहीं न कहीं कि भई सही तो चल रहा है। तो फिर मतलब अपार्ट फ्रॉम मनी कि हाँ, पैसा तो फैक्टर होता ही है कि आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ग्रो आप करते रहो उसमें। बट आपको फिर आप वहाँ पे कंफर्टेबल थे, तो आप ग्रेजुअली आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती। बट तो वो क्या मोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि आप अपनी एक कंफर्टेबल जॉब को छोड़ के फिर आप सोचते हो कि नहीं, मुझे और अच्छी कंपनी के लिए ट्राई करना है। तो उसमें फ़ियर फैक्टर भी रहता है जो कई लोग फेस करते हैं कि वो सोचते हैं यार क्यों रिस्क लेना है, यहीं पे ही कर लो, यहीं पे ही अपना अप्रेज़ल मंथ मतलब अप्रेज़ल होते रहेंगे, यहाँ पे सैलरी बढ़ती रहेगी। तो वो क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था आपका अपार्ट फ्रॉम फ़ियर और रिस्क, आप एक ले लेते तो? तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट में सीनियर्स लोग भी थे जिनके साथ मेरा अच्छा बात होता था, तो इतना कॉन्फिडेंस तो था कि अगर कुछ हुआ भी नहीं, मान लीजिए नोटिस पीरियड में भी चला गया, कुछ हुआ भी नहीं, तो शायद फिर से मैं वापस चला जाऊँ वहीं पे। तो इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ नहीं हुआ तो वापस तो आ ही जाएंगे। और बाकी दूसरा बात ये है कि जैसे सिनेरियोस चेंज हो रहा है, कंडीशंस मार्केट चेंज हो रहा है, या ऐसे में अगर आपके पास अगर ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज ना हो, टूल्स का एक्सपीरियंस ना हो, तो इवेंचुअली जाके आपको निकलना ही पड़ेगा। या तो आप खुद निकल जाओ या फिर आपको ही निकल देंगे, ऐसे मार्केट सिनेरियो बन रहा है। तो वहाँ पे जैसे मैंने बोला कि कुछ ज़्यादा कुछ सीखने को मिल नहीं रहा था, तो मेरे पास ऑप्शंस कुछ बचा नहीं था अभी ओके। स्विच करने के अलावा। तो फिर आगे नेक्स्ट अप्रोच कैसे आपने तैयारी करी? आपने मोटिवेट तो कर लिया अपने आप को कि नहीं अब तो कुछ अच्छा डेवलपमेंट पार्ट पे हम मुझे करना है।
सर पूरी प्रिपरेशन कैसे करी और किसने आपको हेल्प करी, किसने मेंटोर करा? और मतलब रोड मैप कैसे पता चला आपको कि कैसे होगा वो चीज़? क्योंकि इस पे कोई यूट्यूब वीडियो तो है ही नहीं कि आप सर्च कर लो कि मैं अभी डेलॉयट में हूँ या फिर अब मुझे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना है तो मुझे कैसे जाना चाहिए? तो ये आई एम श्योर आपने खुद इधर-उधर ढूँढ-ढाँड़ के रिसर्च करके ही एक सोचा होगा कि हाँ, इस तरह से अब ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, अब डीएसएस लगाने हैं, तो वो क्या पूरा प्रोसेस था आपका उसमें? तो जब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अभी स्विच करना है, तो शुरू में मैंने लोगों से बात किया कि क्या क्या करना है। मेरे साल के एक्सपीरियंस की मेरा ऑलमोस्ट उस टाइम पे 1 साल 6-7 महीना हो रहा था जब मैंने चालू किया कि अभी फाइनली करते फिर करना। तो 2 साल के मैं 2 साल के मान के ही चल रहा था कि 2 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या क्या चाहिए होता है। तो वो सब मैंने देखना चालू किया कि जॉब पोस्टिंग देखना चालू किया। 0 to 3 years और 1 to 3 years एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब पोस्टिंग देखना चालू किया कि उन लोग का रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ऐसे मैंने 7-8 जॉब पोस्टिंग देखा कुछ अच्छे अच्छे कंपनीज का। तो मैंने सारे का एक समरी लिया कि उनमें क्या क्या कीवर्ड्स है और उनमें से कौन से कीवर्ड मेरे पास ऑलरेडी है जिसमें मैं मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, और कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जो कि सिमिलर है, मैं थोड़ा काम करूंगा तो उसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। तो ऐसे कीवर्ड्स को मैंने फाइंड आउट किया और मैंने चाहा कि सारे जॉब पोस्टिंग का ओवरऑल सारे जॉब पोस्टिंग का एटलीस्ट 70 to 80% कीवर्ड्स ताकि मैं कवर कर लूँ। तो ऐसे करके मुझे वो एक जिस सा मिल गया है कि मुझे किस किस चीज़ों पे फोकस करना है। तो फिर उसके बाद चालू हुआ उस पर प्रिपरेशन करना। तो उसके जब प्रिपरेशन चालू किया तो काफ़ी रिसोर्सेस यूट्यूब रिसोर्सेस सामने आए, सीनियर से भी बात किया, ऑफिस के सीनियर से भी बात किया। वो लोग भी काफ़ी हेल्पफुल थे। मैंने उन लोग का भी रेज्यूमे गो थ्रू किया कि उन लोग ने क्या क्या चीज़ों पे काम किया है। मैंने उनसे वो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला उन लोग को, उन लोग से वो सब चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग लिया ताकि मैं भी बता पाऊँ कि ये चीज़ों पे मेरा नॉलेज है। तो ऐसे करके मैंने चालू किया। तो एक बार जब प्रिपरेशन हो गया, अभी प्रिपरेशन का बात ऐसा है कि आपको कभी नहीं लगेगा कि मैं 100% प्रिपेयर्ड हूँ। आपका हमेशा एक फियर फैक्टर रहेगा कि अभी भी मैं शायद प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। तो एक बार जब आपको एक एक सर्टेन लेवल का एक प्रिपरेशन हो जाए, आप ऐसा कर सकते हो कि आप कुछ इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस गो थ्रू कर सकते हो। 7-8 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस गो थ्रू कर लिए। उसके पहले आपने ऐसे जिस्ट बना के प्रिपरेशन भी कर लिए। 7-8 इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस गो थ्रू कर लिए, उनका अंडरस्टैंडिंग ले लिया। अभी आप चालू कर दो इंटरव्यू देना। एक बार जब आप इंटरव्यू देना चालू कर लोगे तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि प्रिपरेशन से भी ज़्यादा मुश्किल मुश्किल है इंटरव्यू कॉल आना। इंटरव्यू आप प्रिपरेशन आप कर लोगे लेकिन आपका कॉल ही नहीं आएगा। तो आप खुद को ही सवाल करते रहोगे कि मैं करूँ क्या। तो फिर मैंने प्रिपरेशन तो कर लिया लेकिन कॉल ही नहीं आ रहा, तो मैं खुद को जस्टिफाई कैसे करूँ। तो वो एक पिन पॉइंट रहेगा कि कॉल कैसे आए। तो जब इंटरव्यू कॉल आने का बात होगा उसमें भी आपको स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करना होगा, नहीं तो कॉल्स नहीं आएंगे। तो शुरू में मेरा भी कॉल्स नहीं आ रहा था। तो तब मैंने फिर से सीनियर से दोस्तों से बात करना चालू किया क्योंकि 2024 के एंड की तरफ मेरा कुछ दोस्तों का ले ऑफ हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ ही महीने में फिर से जॉब ढूंढ लिया था। तो सबसे पहले मैंने उन से बात करना चालू किया कि कैसे अप्लाई किए थे। ठीक है। तो बात मतलब उसी दिन मेरे को क्लियर हो चुका था कि मुझे मैंने क्या क्या गलती कर रहा हूँ। मैं सबसे पहली गलती तो मेरा ये था कि मेरा रेज्यूमे, मैं समझ रहा था कि अच्छा है मेरा रेज्यूमे, सब पॉइंट्स है। मुझे दिख नहीं रहा था कि क्या दिक्कत है, लेकिन उन लोग से बात करने के बाद मुझे पता चला कि एक्चुअली इम्प्रूव क्या क्या करना है। तो सबसे पहला था रेज्यूमे इम्प्रूवमेंट। ठीक है। अभी रेज्यूमे में कुछ आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपका रेज्यूमे स्क्रीन होगा। ठीक है। अगर आपका रेज्यूमे, मान लीजिए आपने रेज्यूमे में पॉइंट्स को अच्छे अच्छे डाले हैं, लेकिन वो रेज्यूमे स्क्रीन कोई इंसान तो कर नहीं रहा, वो एक सिस्टम ही कर रहा है। तो उस सिस्टम का एल्गोरिदम आपको समझ में आना चाहिए ताकि आपका रेज्यूमे वो सिस्टम के थ्रू पास हो जाए। तो आपका रेज्यूमे को उसी तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा ताकि आपका रेज्यूमे स्कोर बढ़े। तो पहला बात तो हो गया रेज्यूमे स्कोर बढ़ाना है। तो अभी कुछ वेबसाइट्स भी है चेक करने के लिए आपका रेज्यूमे स्कोर क्या है, जैसे कि रेज्यूमे वार्डेड हो गया। रेज्यूमे वार्डेड में अगर आपका रेज्यूमे का स्कोर 80+ है तो मतलब आपका रेज्यूमे ठीक ठाक है। और अगर कम होगा ना तो वो लोग आपको वेबसाइट में आपको कुछ सजेशन भी देगा कि ये चीज़ों पे इम्प्रूव करो, जैसे कि रिपीटेटिव वर्ड ज़्यादा हो गया,
बज़वर्ड्स ज़्यादा हो गया, क्वांटिफाइंग नंबर्स कम है, ऐसे टाइप का। ये एक हो गया। दूसरा एक अच्छा वेबसाइट है नौकरी। नौकरी में एक टैब होता है क्वालिटी स्कोर, रेज्यूमे क्वालिटी स्कोर। तो वहाँ पे आप अगर अपना रेज्यूमे का अपलोड करोगे तो उस वो आपको आपका डोमेन का, आपका रेज्यूमे स्कैन करके आपका डोमेन का टॉप कितना परसेंट में आपका रेज्यूमे आ रहा है ये बता देगा। तो अगर आप बिना सब्सक्रिप्शन पे हो तो आप इजीली टॉप 3% पे जा सकते हो। तो मैंने जब पहले अपना रिज्यूमे डाला पहली बार, तब मुझे दिखा कि वो टॉप 40% के अराउंड आ रहा था, तो काफ़ी स्कोप था उसमें। तो फिर मैंने रिज्यूमे को टिक किया, फिर मैंने अप्लाई करना चालू किया, फिर भी नहीं आ रहा था कॉल। तो फिर मुझे पता चला कि सिर्फ रिज्यूमे ठीक होने से बात नहीं बनता है, टाइमिंग भी होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी जॉब का पोस्टिंग एक हफ्ते पहले हो गया, लेकिन आप जाके अभी अभी जाके आप उधर अप्लाई कर रहे हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं, ऑलरेडी काफ़ी एप्लीकेशंस पड़ चुका होगा वहाँ पे। तो टाइमिंग दूसरा बात हो गया। तीसरा बात हो गया कौन से प्लेटफॉर्म पे आप अप्लाई कर रहे हो। मान लीजिए आप लिंक्डइन का पोस्ट पे देखे कि जॉब एप्लीकेशन है, आज का ही जॉब एप्लीकेशन है, लेकिन देखना मैक्सिमम जॉब एप्लीकेशन रिडायरेक्ट करता है कैरियर पोर्टल पे कंपनी का। हम्म। तो हम्म। कंपनी का कैरियर पोर्टल में शायद वो 7 दिन पहले पोस्ट हो चुका था, लेकिन लिंक्डइन में 3-4 दिन बाद जाके पोस्ट हुआ है। तो कुछ फ़ायदा नहीं, फिर से कुछ फ़ायदा नहीं। तो ये दो चीज़ कि टाइमिंग और रिज्यूमे का क्वालिटी स्कोर, वरना आपका रिज्यूमे आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो इंटरव्यू कॉल आने का कुछ चांसेस ही नहीं है। ओके, और फिर वहीं पे फिर सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आपको लगता है कि आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके पास अचीवमेंट्स है दिखाने के लिए, बट जैसे आपने बताया कि आपको इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगा क्योंकि ये तरीका पता ही नहीं आएगा किसी को। वो जैसे लेट्स से कि कोई जॉब कर रहा था और उसने स्विच ही नहीं करा काफ़ी साल के बाद, और फिर तब उन्होंने फिर वो मार्केट में उतरे और उन्होंने स्विच के लिए ढूंढा, अप्लाई कर दिया और फिर उनको कॉल ही नहीं आ रही है। वहाँ वो पॉइंट बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट वाला लगता है कि यार अब कि मतलब कॉल क्यों नहीं आ रहे हैं हमें, क्योंकि वो हमने राइट मेथड नहीं, मतलब सही तरीके से हमने अप्लाई नहीं करा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने बताया कि टाइमिंग बहुत ज़रूरी है कि या तो हम डायरेक्ट कंपनी के करियर पेज से ही अप्लाई करें, बट वो फिर एक्टिव कैसे रहे, हमें पता कैसे चलेगा कि उन्होंने कुछ पोस्ट करा है या इस तरह से। तो आप ये ट्रैक कैसे रखते थे? तो सबसे पहले तो कुछ हैक्स होते हैं सर्च करने का, जैसे कि मैं बाद में आपसे शेयर करूँगा, आप चाहे उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर लो, ठीक है। तो लिंक्डइन में आप अगर फ़ोन पे नहीं होगा, आप अगर टैब में या फिर लैपटॉप में खोलोगे लिंक्डइन का वेबसाइट, उधर जाके आप कोई भी जॉब सर्च कर लो। मान लीजिए डेटा इंजीनियरिंग सर्च कर लिया सर्च टैब में, फिर आपके पास फ़िल्टर ऑप्शंस आएगा, जॉब सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको डेट वाला एक टाइम फ़िल्टर ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट कर लिया। फिर जो ऊपर वाला जो लिंक रहेगा सर्चिंग का, वहाँ पे आपको एक पैरामीटर मिलेगा R=84000। तो R=84000 बोलता है कि लास्ट 24 आवर्स में कितने जॉब पोस्ट हुए हैं, उसका फिल्टर आपको दिखा रहा है। आपके पास 1 आवर का सिलेक्ट करने का कोई उपाय नहीं है यूआई पे, लेकिन आप उधर लिंक पे अगर R=3600 कर दोगे तो आपको सारे 1 आवर वाले जॉब दिखाएंगे। अच्छा। फिर दूसरा हो गया कि ऐसा ही एक फिल्टर नौकरी वाला प्रोफाइल में भी है, नौकरी वाला वेबसाइट में भी है। उधर वो लिंक वाला कोई सीन नहीं है, उधर आप फ़ोन पे ही कर सकते हो। फ्रेशनेस का एक फ़िल्टर होता है, तो फ्रेशनेस पे जाके अगर लास्ट 1 डे का डाल दोगे तो लास्ट 1 डे वाले जॉब्स दिखाएंगे। तो ऐसे एक फ़िल्टर मेथड आप डाल सकते हो, लेकिन इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि जो जॉब्स है वो एक्चुअली फ्रेश है, एक्चुअल पोर्टल में भी एक ही दिन में पोस्ट हुआ है। तो उसके लिए ऑप्शन कुछ है नहीं, आपको कैरियर पोर्टल ही विजिट करना पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हो कि दिन में 20-30 आप जॉब्स ऐसे अप्लाई कर लो, बाकी 5-6 कंपनीज जो आपके अच्छे चॉइस के हो उन पे आप एटलीस्ट 2 दिन में एक बार आप कंपनी पोर्टल ही विजिट कर लो, करके देखते रहो कि जॉब पोस्टिंग है कि नहीं है। ये एक हो गया। और एक चीज़ है कि आप लोगों को भी रीच कर सकते हो, ठीक है, रेफरल के लिए या फिर कोई ओपनिंग है कि नहीं इसके लिए। इसमें भी एक बात होता है कि आप किसी भी से मतलब किसी भी बंदे से रेफरल मांग नहीं सकते, मांग लोगे आप रेफर भी कर देगा लेकिन कुछ फ़ायदा होगा नहीं। सबसे बेस्ट केस सिनेरियो होता है कि जो बंदा रेफर कर रहा है उसी की टीम में ओपनिंग हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप रैंडम रिक्वेस्ट भेज के कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कंपनी टारगेट है, तो आप उसी कंपनी का नाम सर्च करो, पीपल वाला टैग लगाओ, और
ऊपर में लिख दो, सर्चिंग में लिख दो manager@Microsoft और manager@Amazon, तो थोड़ा एक्सपीरियंस बंदे ही दिखेंगे आपको सर्च ऑप्शन में। तो फिर उनको रिक्वेस्ट भेजते रहो, क्योंकि ज़्यादातर टाइम जब जॉब ओपनिंग आता है तो किसी के टीम में अगर जॉब ओपनिंग आता है तो वो लोग लिंक्डइन पे भी पोस्ट करते करेक्ट। हैं। तो अगर आपका फीड में इसी टाइप के लोग ज़्यादा रहेंगे, टीम लीड टाइप के, मैनेजर टाइप के लोग ज़्यादा रहेंगे, तो आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहले आने का चांसेस भी ज़्यादा ही रहेगा। तो रिक्वेस्ट भी आपको सोच समझ के ही भेजना है लोगों को, ओके, क्योंकि लिमिट भी रहता है लिंक्डइन का भेजने का। ठीक है। तो ये हैक तो हो गई कि हमें रीच आउट कैसे करना है, कि मतलब कैसे हम एकदम फास्ट, एकदम जैसे एक विदिन 1 आवर कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। बट जैसे टाइटल में हमने लिखा है कि 100 अप्रॉक्स 200% हाइक हम कैसे ले सकते हैं। तो अब उसके ऊपर बात करते हैं कि यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि ठीक है, ये मीडियम होना चाहिए। इस तरीके से आप जल्दी अप्लाई कर सकते हो जैसे ही कोई भी ओपनिंग आती है कंपनी में। फिर अब बात आती है कि हाइक के लिए कैसे हम बात करें। जैसे आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस था जब आप स्विच कर रहे थे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए, तो फिर वो हाइक के लिए आपने कैसे प्रिपेयर करा अपने आप को? और वो मतलब अगर आप इसमें पॉइंट बाय पॉइंट बता सको कि वो क्या पॉजिटिव चीज़ें आपने करी जिससे आपको हेल्प मिली ये हाइक के मतलब हाइक मिलने के लिए? हाइक के लिए अगर बोले तो ये तो फिक्स है कि कंपनी का एक बजट है, उसके ऊपर आपको मिलेगा नहीं। तो उसके ज़्यादा आप मांगोगे तो मिलेगा नहीं, उससे कम आप मांगोगे तो वो लोग कम ही देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कितना मांग सकता हूँ। तो उसके लिए आपका ये भी आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप का कंपनी का कितना बजट होता है। ठीक है। तो अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी मान के चलो तो उनका ऑलमोस्ट 2 साल के हिसाब से आपको 10-11 से ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। कुछ अच्छा, एकदम एक्सट्रीम अच्छा केस हो गया तो 13-14, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं सर्विस बेस हो गया तो। उसी में अगर प्रोडक्ट बेस हो गया तो डेटा इंजीनियर का 2 साल के हिसाब से आपको अप्रॉक्स मिल जाएगा 18 to 20 इस रेंज में आपको मिल जाएगा। तो वंस आपके पास ये आइडिया है तो अभी आपको पता है आपको कितना मांगना है। आपने अच्छा इंटरव्यू दे दिया तो बस आप वो डिस्कशन तो आ ही जाएगा, और आपको एक बार रेंज पता है कि इतना ये लोग देते हैं, तो मैं मैक्स जो रेंज बोला वो मैं मांग लूँगा। अगर उसमें उनका बजट हुआ तो वो लोग दे देंगे, नहीं हुआ तो वो लोग नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएशन तो चलता ही रहेगा, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मैं कितना मांग सकता हूँ। हाँ। अभी ऐसा भी ना मांग लो कि उन लोग का बजट है ही नहीं, तो वो लोग देगा कैसे। तो वो आइडिया होना चाहिए कि कितना वो लोग दे सकते हैं। हाँ, करेक्ट। ऐसा ना हो ना कि भाई किसी ने ये वाली वीडियो देखी और सोचा कि अच्छा मैं भी ये सारी चीज़ें करके अब मैं भी 200% 300% हाइक के लिए ऑफ़र करूँगा। बट जबकि आपको पता ही नहीं होगा कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या फिर जैसे आपने बताया बजट जितना है उतना ही वो ऑफ़र कर पाएँगे। तो वो चीज़ की अवेयरनेस आपको होनी चाहिए जब आप हाइक के लिए बात कर रहे हो या फिर स्विच कर रहे हो, तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड कितनी है। और सबसे पहली बार में ही तो आपको बेस्ट ऑफर मिलेगा नहीं, राइट। तो आपको भी पहले चूज ही नहीं होना है कि मुझे प्रोडक्ट बेस आएगा तभी मैं लूंगा, बाकी को रिजेक्ट कर दूंगा, ऐसा नहीं होना है। तो सबसे पहले जो भी मिलता है वो लेके पहले नोटिस पीरियड पे आ जाओ आप, क्योंकि जब तक आप नोटिस पीरियड पे आओगे नहीं, आपको काफ़ी इंटरव्यू कॉल्स मतलब शेड्यूल ही नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि उन लोग का भी टाइमिंग का रहता है कि मुझे ये बंदा इस प्रोजेक्ट के लिए इतना दिन में ही चाहिए। अगर आप उतने दिन में ऑनबोर्ड नहीं हो सकते तो वो दूसरा कोई देखेगा, क्योंकि एप्लीकेशंस करने के लिए लोग बहुत है। तो आपको सबसे पहले कोई एक ऑफर लेके नोटिस पीरियड में आना है। हुँ। एक बार आपको ऑफर मिल गया तो आप नोटिस पीरियड में आ जाओ। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वहीं पे ज्वाइन कर लेना, चाहे थोड़ा कम ही इंक्रीमेंट हो। ऐसा तो नहीं कि आप कम पैसे में नोटिस पीरियड पे आ रहे हो। कुछ और नहीं मिलेगा तो जहाँ पे आपने ऑफर लिया उधर ज्वाइन कर लेना, लेकिन सबसे पहला बात है कि आपको नोटिस पीरियड में आना है। एक बार जब आप नोटिस पीरियड पे आ गए तो जैसे जैसे आपका नोटिस पीरियड कम होता रहेगा और आप और भी इंटरव्यूज देते रहोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा कि मार्केट को एक्चुअली चाहिए क्या। आपको रेगुलर आप इंटरव्यूज देते आ रहे हो, आपको पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं मार्केट में, आप वो सब चीज़ें सीख रहे हो। तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा कि मेरा एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि जितना ऑफर्स आपको मिलता रहेगा एक के ऊपर दूसरा, तो आपका वो लेवल भी बढ़ता रहेगा पैकेज का। तो आप ज़्यादा मांग सकते हो कि आई हैव दिस मच ऑफर, आई नीड दिस टू दिस, ऐसा करके आप बोल सकते हो। लेकिन आपको अगर वो कुछ ऑफर आएगा ही नहीं, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे करोगे, तो आप उसको बढ़ा भी नहीं सकते एक्सपेक्टेशन को कि मेरे पास इतना है। आपको फिर से जो ऑलरेडी आप कंपनी में हो उसी के ऊपर आपको बोलना होगा। अच्छा, सैलरी नेगोशिएट कैसे करते हो आप? जैसे लेट्स से कि मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी हूँ
और मैं लेट्स से अच्छा मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हूँ और मैं आपको ऑफर कर रही हूँ, जैसे हमें रेंज पता है, मैंने पूरा इंडस्ट्री का पूरा कर लिया है कि अच्छा 18 to 22 के अराउंड मुझे मिल सकती है यहाँ पे। तो जैसे अब मुझे पता है, अब मेरे पास आपका रिज्यूमे है तो मुझे पता है कि आप सर्विस बेस्ड कंपनी से आए हो और आपकी वहाँ पे लेट्स से 6 to 8 LPA थी, और अब मुझे पता है कि मैं आपको उससे थोड़ा-सा ज़्यादा ऑफ़र करूँगी, अगर आपको नहीं पता है तो आप उस कर लोगे। तो लेट्स से मैंने बोला कि हम आपको 14 एलपीए दे सकते हैं, तो आप फिर किस तरह से अप्रोच करोगे उसको कि नहीं 18 टू 22 ये होती है? मतलब क्या अप्रोच रहती है, किस तरह से ये कन्वर्सेशन होनी चाहिए? जैसे मैं आपको 14 एलपीए ऑफ़र कर रही हूँ, तो आप फिर कैसे नेगोशिएट करोगे उससे? हम्म, तो सबसे पहले तो पहले दिन में ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करना है। पहला दिन में अगर आपका एक्सपेक्टेशन पे वो नहीं बोल रहे हैं तो आप ये बोलो कि आपको थोड़ा टाइम चाहिए समझने के लिए मार्केट का स्टैंडर्ड्स क्या है, फिर मैं आपसे गेट बैक होता हूँ। ऐसे बोल के उस दिन के लिए आप बात को टाल दो। फिर आप एक्चुअली पता करो कि क्या सीन है, ठीक है, और जिस कंपनी कंपनी ने आपको ऑफर दे रहा है उसका भी क्या सीन है। ऐसा ना हो कि वो कंपनी ही थोड़ा स्टेबल ना हो, अनस्टेबल कंपनी हो, ठीक है। तो उस कंपनी का भी पता करो कि उस कंपनी का कैसा सीन चल रहा है, फिर आप मार्केट का हिसाब लगाओ कि क्या क्या चीज़ें चल रहा है, फिर आप उनके पास वापस आओ कि मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और मार्केट स्टैंडर्ड भी इस एक मेरे एक्सपीरियंस को और इस स्किल्स की वजह से इतना ऑफर कर रही है, तो मुझे भी मैं भी वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी अगर फिर भी वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आपके पास कुछ ऑप्शन तो है नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कर लो जब तक आपका नोटिस पीरियड ख़त्म नहीं होता है, फिर तो आप अप्लाई करते ही रहोगे। हो गया, तो मतलब एकदम अपफ्रंट नहीं आपको बोलना है कि नहीं नहीं मेरे को तो मैंने पूरी मैंने रिसर्च करके आया हूँ और इतने आप ऑफर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बाद में बात करते हैं। ऐसे भी नहीं बोलना है आपको, टाइम लेना है कि ठीक है मतलब मेरे को थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, फिर आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो, थोड़ा पता कर सकते हो कंपनी के बारे में, जैसे आपने बताया। क्योंकि उनका अगर बजट अगर रहा तो मान लीजिए एक हफ्ता बचा हुआ है आपको ऑनबोर्ड होने का, उन लोग के पास भी अभी कुछ ऑप्शन बचा नहीं है, उन लोग को भी टाइम में ही रिक्रूट करना है किसी हम्म। को। तो अगर आपके पास एक्चुअली कोई और भी ऑफर आया उससे थोड़ा ही ज़्यादा, तो आप अगर उनको बोलोगे कि इतना इतना दे रहा है, उस टाइम पे आप कुछ और भी कहानी बना सकते हो कि ये लोग मेरे को रिमोट जॉब ऑफर कर रहे हैं, आप लोग का लोकेशन पे आके करना होगा, इतना दे रहा है, ऐसा करके फिर आप थोड़ा और इंक्रीमेंट ले सकते हो, ओके। ठीक है। लेकिन पूरा रिजेक्ट नहीं करना है, लास्ट टाइम तक देखना है आपके पास क्या क्या ऑफर आ रहा है। अच्छा, एक सिनेरियो और है, जैसे लेट्स से कि मैं ऑलरेडी अभी जिस भी कंपनी में हूँ, तो अभी जैसे अप्रेज़ल मंथ आने वाले हैं और मैंने सिर्फ़ अपना मतलब सिर्फ़ अपना हाइट बढ़वाने के लिए मैंने कहीं और अ, मैं ब ट्राई करा कि ठीक है मेरे को कहीं और जॉब मिल जाए जहाँ पे मेरे को ज़्यादा ऑफ़र मिल जाए। हो सकता है कि मुझे करना है इसी कंपनी में, बट एक तरीका है कि मैं अपनी थोड़ी-सी सैलरी इंक्रीज़ करवाना चाहती हूँ या करवाना चाहता है कोई, तो वो ये आपको लगता है ये मतलब वर्क करता है कि अगर कोई आप कोई ऑफर दिखाओ कि मुझे वहाँ से इतना ऑफर मिल रहा है और मैं यहीं पे करना चाहता हूँ, तो उसको आप कैसे अप्रोच करोगे इस तरह के सिनेरियोज में? किस तरह से आप हाइक के लिए बोलोगे? ऐसे सिनेरियो में जो बंदा अप्लाई कर रहा है बाकी जगह पे उसके पास इसका पूरा क्लैरिटी होगा कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर उसने अपने प्रोजेक्ट में अच्छे से काम किया है, उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंसी है टीम का, तो उसको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर अगर डिपेंडेंसी है ही नहीं कोई, तो वो चाहे 10x ऑफर पे आए या 20% एक्स्ट्रा मांगे या 100% एक्स्ट्रा मांगे, उसको नहीं मिलेगा। वो चाहे छोड़ के भी चला जाए, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर डिपेंडेंसी है तो उसको जितना मिल रहा है बाहर से, वो अगर उससे भी ज़्यादा मांगे तो उससे भी ज़्यादा उसको मिलेगा। लेकिन पूरा उसी के ऊपर है कि जिस प्रोजेक्ट में वो काम कर रहा है, जिस टीम में वो काम कर रहा है, वहाँ पे उसका डिपेंडेंसी कैसा है, इसी के ऊपर पूरा बात। ओके। हाँ, मैंने काफ़ी सिनेरियोज में ऐसा देखा है कि लोग इस तरह से बोलते हैं कि उन्हें फिर भी ऑफर नहीं मिला, मतलब उनके पास कोई और ऑफर भी था ज़्यादा सैलरी पे, बट तब भी कंपनी ने इंक्रीज नहीं करा। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न हो सकता है कि इतना डिपेंडेंसी नहीं आपने दिखाई या इतनी इंपॉर्टेंस आप नहीं दिखा पाए कंपनी को कि आपकी क्या वैल्यू है, इसी वजह से ऑफ़र होने के बाद भी आपको वो रेज़ नहीं मिला। तो इस पे आप क्या सजेस्ट दोगे कि किस तरह से मतलब अपनी थोड़ी-सी डिपेंडेंसी दिखानी चाहिए? किस तरह से विज़िबिलिटी ब कोई इंक्रीज़ कर सकता है अपनी? ताकि वो अप्रेज़ल मंथ पे जब कोई इस तरह की
कोशिश करे जिससे उनको और अच्छा अप्रेजल मिल सके, तो वो वर्क भी करे। ऐसा ना हो कि वो बोले कि ठीक है आप यहीं पे ज्वाइन कर लो जहाँ का आप ऑफर लेटर दिखा रहे हो, ऐसा ना हो। तो आप क्या सजेस्ट करोगे उन्हें? तो ऐसे सिनेरियो में एक्सपेक्टेशन क्लियर होना चाहिए कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे मैनेजर्स का। ऐसा ना हो कि वो मेरे से कुछ और काम एक्सपेक्ट करे, कुछ और तरीके से करे और मैं कुछ और तरीके समझ के बैठा हूँ। तो इसीलिए आपका आपका टीम लीड या आपका मैनेजर से कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। आपका एटलीस्ट वीकली या ट्वाइस अ वीक आपका वन टू वन कनेक्ट होना चाहिए, ताकि आपका एक्सपेक्टेशन पता हो कि आपसे वो लोग क्या मांग रहे हैं। और अगर आपको सच में अप्रेजल चाहिए या अच्छा हाइक चाहिए, तो आप सीधा उनको बोल भी सकते हो कि दिस ईयर आई एम लुकिंग फॉर दिस दिस दिस। तो आप बताओ कि मुझे क्या क्या चीज़ें डिलीवर करना है, तो वो लोग आपको बताएंगे कि अगर आपको इतना चाहिए तो आपको ये चीज़ें डिलीवर भी करना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं तो अगर आप एक्सपेक्टेशन ही मीट नहीं कर पा रहे हो और उन लोग को लगता है कि ऐसा चीज़ें हो सकता है, तो वो लोग किसी और बंदे को हायर करेंगे आपसे कम बजट में। अगर उनको ऐसा लगता है कि आप सही से डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो उनके लिए तो ये बेनिफिट ही होगा कि किसी और बंदे को हायर कर ले जो डिलीवर कर पाए। तो वो एक्सपेक्टेशन क्लियर होना चाहिए कि मेरे से मेरा टीम लीड या मैनेजर के एक्सपेक्टेशन क्या है। तो यही मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कम्युनिकेशन ही नहीं होता कई बार आप अपना 100% दे रहे होते हो, बट क्योंकि आपने कम्युनिकेशन ही नहीं करा, आपको पता ही नहीं है कि मैनेजर क्या रिजल्ट देखना चाहता है आपसे, वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होती है, आप कहीं ना कहीं अज्यूम भी कर लेते हो। तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी जो मैनेजर सोच रहा है कि ये आउटपुट आपके थ्रू आना चाहिए, वो नहीं आ रहा होता है। और जबकि आप 100% दे रहे होते हो कि मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की वजह से भी ये चीज़ें फेस करते हैं लोग काफ़ी। तो अगर कम्युनिकेशन हो जाए कि सेम पेज पे हैं दोनों लोग, कि जिस भी डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो 100%, मैनेजर भी वही चीज़ चाहता है आपसे, तो ही आप अच्छा मतलब रेस के लिए बात कर पाओगे, वो चीज़ कनेक्ट हो पाएगी। अदरवाइज फिर आपको वही लगेगा कि मैं काम तो कर रहा हूँ, बट मैं कहाँ पे स्टक फील कर रहा हूँ, कहाँ पे चूक रहा हूँ, कि मुझे मैं क्यों नहीं विजिबल हो पा रहा हूँ। ये बहुत इशू रहता है लोगों का। जैसे आपने इंटरव्यूज दिए हैं बहुत सारे, और अब अभी मैं आपके लिंक्डइन पोस्ट पे देख रही थी कि आप एक्टिवली सर्च कर रहे हो स्विच के लिए भी। तो आपकी क्या अप्रोच है अभी? किस तरह से आप अपना रेज्यूमे अपडेट कर रहे हो? क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर रहे हो अपार्ट फ्रॉम एटीएस? जो कीवर्ड्स आपने बताया कि आप मेक श्योर करते हो कि आप 70 to 80% तो कवर कर ही लो अपने रेज्यूमे में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या-क्या प्रिपरेशन करते हो रेज़्यूमे की एंड इंटरव्यू की? किस तरह से पूरा प्रोसेस रहता है आपका? अभी फिलहाल मैं किसी इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा। अभी मैं थोड़ा हाँ, अभी मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर डिपेंडेंसीज आए इस हाँ, कंपनी हाँ, में, हाँ। इस प्रोजेक्ट में, ताकि मेरा प्लेस सिक्योर हो पाए। क्योंकि अभी इतना तो पता चल गया है इंटरव्यू देके स्विच करके कि वो तो कर ही लेंगे जब रिक्वायर्ड होगा, लेकिन डिपेंडेंसी होना चाहिए। अगर डिपेंडेंसी नहीं बनेगा तो आप मतलब इंक्रीमेंट ले लोगे लेकिन प्रमोशन नहीं ले पाओगे। मतलब स्विच करके आप इंक्रीमेंट ले लोगे, प्रमोशन नहीं ले पाओगे जब तक आपके पास डिपेंडेंसी नहीं आएगा। डिपेंडेंसी भी आप तभी ले पाओगे जब आप आगे से अपने मैनेजर को बोलोगे कि आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए। तो आपको और भी चीज़ें एक्टिवली सीखना पड़ेगा कि अभी फ़िलहाल प्रोजेक्ट में क्या-क्या चीज़ें हो रहा है वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, लेकिन आगे जाके प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा उसका भी आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्योंकि मार्केट्स चेंज हो रहा है, नए-नए टूल्स आ रहे हैं, नए-नए लैंग्वेजेस आ रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स भी चेंज हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो उसका भी आपको क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए कि अभी हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन अब हम लोग का प्लान है कि नेक्स्ट 1 डेढ़ साल में हम लोग दूसरा प्लेटफॉर्म में स्विच हो जाएंगे। तो बात ऐसा आता है कि इस प्लेटफॉर्म में तो फिर अभी है क्यों, अभी स्विच क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन लोग का भी कुछ कंप्लायंस इशू रहता है, तो वो लोग डायरेक्टली चेंज नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये जान के भी हम लोग को बाद में जाके चेंज करना है प्लेटफॉर्म या फिर कुछ भी चीज़ है, फिर भी वो लोग उस चीज़ में स्टिक रहते हैं क्योंकि कंप्लायंस इशू आ जाता है उधर। तो इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आगे जाके प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगा, ताकि आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर कर पाओ, ताकि जब वो वाला ट्रांजिशन फेज चालू हो, तब आपका मैनेजर या आपका टीम लीड का आपके ऊपर भरोसा हो कि आपको ये काम दे सकते हैं, इसके पास अंडरस्टैंडिंग है, ये प्रिपेयर्ड है। तो ये सब चीज़ें आपको कम्युनिकेट करके ही पता चलेगा। नहीं तो अभी जो चल रहा है उसी का आपको बस पता होगा, आगे जाके क्या होने वाला है वो सब का पता आपको लीडरशिप से ही आएगा।
वो आप खुद से नहीं समझ सकते, है ना। तो वो सब चीज़ों का अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन और बाकी जो नए चीज़ें जो आने वाला है उनको भी कंटिन्यूअसली सीखते रहना, ऐसे ही आप डिपेंडेंसी ले सकते हो। अदरवाइज आपको काम ऐसा ही नहीं होगा, आप काम ले नहीं पाओगे, आपको काम लेना पड़ेगा। ऐसा। ओके, ठीक है। सो अच्छा, रेज्यूमे के ऊपर भी आप कुछ टिप्स देना चाहोगे कि एक आइडियल रेज्यूमे क्या होना चाहिए? किसी भी कैटेगरी में हो सकता है। अगर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहा है तो रेज्यूमे में क्या फॉर्मेट होना चाहिए उसके लिए? हम्म तो रिज्यूमे को आप एक एचआर की पर्सपेक्टिव में सोचो। एक एचआर को टेक्निकल उतना कुछ पता नहीं है, करेक्ट। ठीक है। आप एक्सपीरियंस में क्या डाल रहे हो कि आपने एग्जैक्टली क्या क्या काम किया है, उसका फायदा तभी होगा जब आप टेक्निकल इंटरव्यू एक्चुअली वर्चुअल या फिजिकल जो भी है आप दे रहे हो फेस टू फेस या वर्चुअली, उसी टाइम पे टेक्निकल पॉइंट्स में आपने क्या क्या डाले हैं उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन पहला जो आएगा वो एचआर की गो थ्रू करेंगे आपका रिज्यूमे आफ्टर एटी स्क्रीनिंग। तो वहाँ पे आपको ये भी पर्सपेक्टिव दिमाग में रखना है कि एक नॉन टेक्निकल बंदा मेरा रिज्यूमे का गो थ्रू करेगा, तो उसका उसका भी अंडरस्टैंडिंग, उस मतलब रिज्यूमे देख के उसको भी एक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए कि वो किस आदमी का रिज्यूमे गो थ्रू कर रहा है। तो शुरू में जो आप डिस्क्रिप्शन डालोगे उसको ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, ठीक है। 3-4 कीवर्ड्स डाल दिए आपको, तो उसी में आपको आएगा ये जॉब डिस्क्रिप्शन वाला फंडा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो भी कीवर्ड्स है एचआर भी उन्हीं कीवर्ड्स को ढूंढता है। तो कुछ 5-6 मेन कीवर्ड्स आप जॉब डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, मतलब आपका डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डाल दिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बाद आप डाल दो कि टेक्निकल स्किल्स, उसमें आप बुलेट पॉइंट्स में जो जो टेक्निकल स्किल्स है आप वो उसको डाल दो, ठीक है। तो वो एचआर के लिए समझना इजी हो जाएगा कि ये जिसका मैं रेज्यूमे गो थ्रू कर रहा हूँ वो इंसान है कौन, उसका क्या क्या चीज़ों पे कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या चीज़ पे उसने काम किया है, जस्ट रफ ओवरव्यू। फिर उसका टेक्निकल स्किल्स क्या क्या है, टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या क्या है, ये सब चीज़ आपने डाल दिया। फिर आप डालोगे 5-6 बुलेट पॉइंट्स एज पर योर वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो वर्क एक्सपीरियंस का 5-6 बुलेट पॉइंट डाल दी, ज़्यादा नहीं करना है। ऐसा नहीं हो कि 7-8 डाल दे पूरा ही वर्क एक्सपीरियंस हो गया, ऐसा नहीं करना है। 5-6 बुलेट पॉइंट्स इनफ है। फिर उसके बाद आप डालोगे आपका अगर कुछ सर्टिफिकेशंस है कि नहीं, ठीक है। सर्टिफिकेशन से आपको एज सच इंटरव्यू में कुछ हेल्प नहीं होगा, लेकिन वही एचआर वाले पार्ट या एटीएस स्कोर वाले पार्ट उसमें आपको हेल्प होगा। बाकी टेक्निकल इंटरव्यू में वो आपसे बात करके ही समझेगा आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या सर्टिफिकेशन है कि नहीं है। वो सर्टिफिकेशन है कि नहीं है वो बस वो रेज्यूमे स्क्रीनिंग, एचआर स्क्रीनिंग उसी के लिए ही है, टेक्निकल इंटरव्यू के लिए नहीं है। उसमें आपको बात करके ही समझेगा वो। फिर सर्टिफिकेशन वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद आप डाल सकते हो एजुकेशन को, एजुकेशन हो गया, फिर हॉबी या फिर कुछ और चीज़ें। तो ऐसे एक क्रोनोलॉजी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एजुकेशन सबसे ऊपर हो। तो एडुकेशन से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब जनरली एडुकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आगे जाके कैसे काम करोगे। तो ऊपर में इंट्रोडक्शन, फिर आपका स्किल सेक्शन, फिर एक्सपीरियंस सेक्शन, फिर सर्टिफिकेशन, फिर एडुकेशन, और फिर अगर आपको हॉबी डालना है तो आप हॉबी डाल सकते हो, वैसे मैंने नहीं है। तो जो इसका पूरा टेम्पलेट है, एक मतलब किस तरह का एक आइडियल रेज्यूमे होना चाहिए, वो हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। और जैसे हमने पूरा डिस्कस करा कि मतलब अगर आपको, जैसे हमने टाइटल में भी लिखा था कि कैसे आप अप्रॉक्स 200% हाइक ले सकते हो, तो उसका सबसे अगर पॉइंट्स में अगर बताना हो तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंसी लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे, तभी आप हाइक के लिए मांग भी कर सकोगे। और अगर आप स्विच कर रहे हो और उस केस में हाइक देख रहे हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिज्यूमे अच्छा करिए और अपने ऊपर काम करिए, जितने भी आपने अचीवमेंट्स रही हैं उसको अच्छे से प्रेजेंट करिए आप। और जितने ज़्यादा आपका वर्क एथिक अच्छा होगा तभी आप ग्रो कर पाओगे, तभी आपकी प्रमोशन हो पाएगी। जैसे आपने बताया कि आप स्विच कर लोगे, आपको काम असाइन हो जाएंगे, बट अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, डिपेंडेंसी लेनी पड़ेगी, तभी आप फर्दर अच्छा हाइक मांग सकते हो उसी केस में, नहीं तो फिर आप स्विच करते रह जाओगे। तो ये स्ट्रैटेजीज थी जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी, और आई होप ये हेल्पफुल रहेगी। अब रेज्यूम मंथ आने वाला है,
तो आई एम श्योर ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो अपने काम को, और अगर आप स्विच करना चाह रहे हो तो क्या अप्रोच आपने लेनी चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच पिंटू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू लिपि। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।